Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 4, moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था रिंग का केस। ओके, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने ऑस्टेट का ऑब्जर्वेशन देखा। उसके ऑब्जर्वेशन से ऊपर से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि कोई करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना हो तो हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा कि वो फील्ड कितना होगा, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो फाइंड करने के लिए हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा। ओके, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ने के बाद हमने कोई करंट कैरिंग रिंग हो, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ स्टेट वायर के लिए था, लेकिन कोई रिंग के लिए हमें फाइंड करना हो कि रिंग के एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो या तो रिंग के सेंटर में फाइंड करना हो, तो वो भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, फिर एम्पियर सर्किट लॉ भी पढ़ा हमने। एम्पियर सर्किट लॉ से हमने कोई करंट कैरिंग वायर है तो वायर के आउटसाइड में, फिर वायर के सरफेस के ऊपर और वायर के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो भी हमने फाइंड किया था। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड वर्ड से आप फेमिलियर हुई क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर सोलेनॉइड आ चुका है। ओके, उसको ही आपको रिकॉल करके थोड़ा एडवांस में स्टडी यहाँ पे करना है। तो स्टूडेंट हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सोलेनॉइड क्या होता है। तो कि सोलेनॉइड मतलब एक हेलिकल शेप होता है कंडक्टिंग वायर का। कोई कंडक्टिंग वायर को आप इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रैप्ड कर दो, ओके, उसके ऊपर वाउंड कर दो, तो जो हेलिकल शेप आता है उसको ही आप क्या बोलोगे, सोलेनॉइड बोलोगे। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकता है सोलेनॉइड का। ओके, आपको विजुलाइज हो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ जो आपको सोलेनॉइड से विजुलाइज कराएगा। मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसको वाउंड करके हमने एक हेलिकल शेप दिया। हेलिकल शेप मतलब ये, ओके, सांप जैसा जो शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल शेप बोलते हैं। तो ये हेलिकल शेप है जो स्प्रिंग के अंदर भी होता है। तो ऐसा आप कंडक्टिंग वायर को ऐसा शेप बना दो कोई मटेरियल के ऊपर वाउंड करा के। ओके, और करंट कैरिंग वायर को ही आपको रैप्ड कराना है, वाउंड कराना है। ओके, फिर ऐसा शेप बनाना है, तो उस शेप को आप क्या बोलोगे, सोलेनॉइड बोलोगे। तो सोलेनॉइड का रिक्वायरमेंट क्यों आया वो पहले हमें समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कभी कभी हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है तो कि मेडिकल के अंदर एमआरआई, सीटी स्कैन सुना होगा, एमआरआई स्कैन। तो एमआरआई स्कैन के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे सोलेनॉइड का यूज़ होता है। तो सोलेनॉइड के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो उसका ही हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमको थियोरेटिकल समझेंगे, फिर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सभी को? तो चलो, सोलेनॉइड क्या होता है इसकी मैंने डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर लिखी है, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। ओके, तो क्या, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड सम पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोलेनॉइड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, वो काइंड ऑफ हेलिकल कॉइल मेड अप ऑफ वायर रैप्ड ऑन मटेरियल विथ मेनी टर्न्स। ओके, के कोई हेलिकल शेप बना दो वायर का, कोई मटेरियल के ऊपर वाउंड करके रैप करके आप ऐसा हेलिकल शेप बना दो, तो वो आपका क्या है, सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसलिए। ओके, तो चलो कैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो समझते हैं। हमने रिंग का केस समझा था स्टूडेंट। रिंग के केस में आप लोगों को मैंने डिटेल्स में समझाया था। मान लो कि मुझे रिंग यहाँ पे ड्रॉ करना हो, तो रिंग को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। ओके, आपको विजुअलाइज करना है कि ये रिंग, मैं रिंग को इजीली ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे रिंग को यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे रिंग को ड्रॉ करना है यहाँ पे 3D में, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाना है, इसलिए मैं रिंग को ऐसे यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ। ओके, आप जो यहाँ पे विजुअलाइज करोगे तो समझना कि मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है रिंग, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया होगा। ओके, एक पार्ट बाहर की तरफ है, ओके, बोर्ड के बाहर की तरफ है, और एक पार्ट अंदर की तरफ है। ये रिंग को ऐसे आपको सपोज करना है। ओके, यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन आप सपोज करो कि एक सिंगल रिंग है, तो रिंग को मैंने ऐसे यहाँ पे रखा है, ऐसे आपको सपोज करना है। अभी यहाँ पे रिंग के अंदर करंट पास करवाना है, तो करंट की जो डायरेक्शन है, सपोज करो कि ये करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज में आ रहा है, ये अंदर वाला पार्ट है। ओके, ये बाहर वाला पार्ट है, ये वाला, मतलब मैं ये जो रिंग है, ये रिंग के अंदर ये जो रिंग है आपको ऐसे सपोज करना है, तो इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, मतलब ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ये मैं यहाँ से, मैं मान लो कि मैं ऑब्जर्वेशन हूँ तो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ ये रिंग का, तो रिंग के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो ऐसे क्लॉकवाइज
फ्लो हो रही है। ओके, जो करंट इसमें पास हो रही है वो क्लॉकवाइज पास हो रही है। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। ओके, आप मान लो कि ऑब्जर्वर हो यहाँ पे, ये मान लो कि आप ऑब्जर्वर हो। ओके, मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, आप समझ लेना कि आप ऑब्जर्वर हो तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखेगा। ओके, ये रिंग के अंदर जो करंट है वो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट कैसा दिखेगा, बाहर आते हुए दिखेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, ऐसे क्लॉकवाइज। तो मैं रिंग को ऐसे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट के ऊपर करंट कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। तो मैं करंट को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं जो नोटिफिकेशन यूज़ कर रहे थे हम, कि आपको मैंने दिखाया था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्रॉस से या तो डॉट से दिखा सकते हो, कोई प्लेन पेपर के ऊपर दिखाना हो तो। ओके, तो कैसे, तो कि एरो को आप देखो, तो एरो को विजुलाइज करो, तो कि एरो आते हुए दिखेगा तो आपको डॉट, ओके, अंदर जाते हुए दिखेगा तो क्रॉस। मतलब यहाँ पे आपको करंट को रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं। कि डॉट जो दिखा रहा हो किसके लिए, करंट के लिए, कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर करंट बाहर आ रहा है और ये पॉइंट के ऊपर करंट अंदर एंटर हो रहा है। ओके, क्लियर है। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसमें फ्लो है, चार्ज मोशन कर रहा है। ओके, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, प्योर इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आपको रिंग को ऐसे सपोज करना है और करंट ऐसे आ रही है, तो ये पॉइंट के ऊपर करंट कैसे बाहर की तरफ निकल रहा है, ये पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट के ऊपर करंट अंदर की तरफ मीटर हो रहा है, तो मैंने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, क्लियर। ये आई है करंट। अभी स्टूडेंट, मैंने समझाया था आपको कि करंट फ्लो हो रहा है कोई करंट कैरिंग वायर से, तो उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। कैसे निकाले, तो स्ट्रेट वायर होता है, ऐसे स्ट्रेट वायर होगा तो उसमें करंट मान लो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। ये राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी होती है तब। ओके, कि मान लो कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और तो यहाँ पे आपको थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। ये थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन में रखा, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फिंगर को बेंड करना है, तो फिंगर जहाँ पे बेंड हो रहे हैं तो वो जो डायरेक्शन है वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ओके, मान लो कि करंट ऐसा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा आपको। क्लियर। लेकिन जब आपके पास करंट सर्कुलर हो, मतलब करंट कैसा हो, सर्कल के मतलब में कोई रिंग के अंदर से पास हो, तो उस केस में आपको करंट की डायरेक्शन में फिंगर को बेंड करना है, और थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ओके, जब करंट आपका सर्कुलर हो तब आपको मैग्नेटिक फील्ड स्टेट मिलता है। ओके, कैसे, तो देखो, ये मान लो कि ये रिंग है, तो रिंग के अंदर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं बेंड जो मेरे फिंगर राइट हैंड की जो फिंगर है उसको मैं करंट की डायरेक्शन में रखूँ, तो थंब की जो डायरेक्शन, थंब इस तरफ दिखेगा। आप यहाँ पे रखोगे, मान लो कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, तो बाहर की तरफ मैं फिंगर को बेंड करूँ तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो थंब के डायरेक्शन में मिलेगा आपको। ओके, ये फिंगर को बेंड करना है करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है, तो थंब की डायरेक्शन आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट में आपको मिलेगा। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी रिंग की वजह से, वो सेंटर में आपको कुछ इस तरह से फील्ड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ दो फील्ड लाइन आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये आगे जाके क्या होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे जाके बेंड होती है ऐसे, और ये क्लोज लूप बनाती है। ओके, आगे जाके ये बेंड होके ये क्लोज लूप बनाएगी। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप बना दे, आपको पता है ये। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। आप डिटेल्स में डिस्कस, हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ओके, प्योर मैग्नेटिज्म के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे जाके मतलब बेंड होके ऐसे क्लोज लूप बनाएगा। तो सिंगल रिंग है, तो उसमें मान लो कि 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है, तो आप यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करो। फॉर एग्जांपल, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, ओके, एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ। तो स्टूडेंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे आपको मिलेगी, 1 पे, 2 पे या 3 पे। तो जब आप ऑब्जर्वर हो तो आपको पता चलेगा कि जो जितनी भी फील्ड लाइन होगी वो सेंटर में से पास होगी और आके जाके बेंड होगी। ओके, ऐसे आप विजुलाइज करो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सेंटर में ही मिल रही, पैरेलली आगे जाके फिर बेंड हो जाएगी। ओके, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको पॉइंट 1 के ऊपर मिलेगी। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है,
दो ही रो की है, इजी रहे, डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, इसलिए दो नहीं होगी, दो से ज़्यादा भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल सकती है। ओके, नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी। तो 2 और 3 के पास जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी वो थोड़ी वीक होगी क्योंकि वो बेंड हो रही है, इसलिए। क्लियर? तो 1 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको स्ट्रांग मिलेगी। चलो एक रिंग था, इसके वजह से आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिली पैरेलल। चलो मैं 2 रिंग को सपोज करूँ। ओके, चलो मैं यहाँ पे 2 रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक रिंग और ये सेकंड रिंग। ओके, दोनों आइडेंटिकल रिंग है, दोनों सेम साइज़ की। अभी इसके अंदर भी करंट मान लो कि क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, मतलब में यहाँ पे जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है ये वाले पोर्शन पे, और ये वाले में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे डॉट और क्रॉस जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो करंट के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो गलत फहमी में मत रहना, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये नहीं है, ये करंट के लिए रिप्रेजेंट किया, और आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी करंट के लिए ही रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअल में वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करंट को रिप्रेजेंट करना क्योंकि करंट सर्कुलर में है, इसलिए। ओके, अभी देखो कि एक रिंग था तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, ऐसा ही दूसरा रिंग हमने यहाँ पे साइड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होगा वो देखते हैं। तो चलो एक रिंग था, तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी थी? 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही थी इसे। ओके, यहाँ पे भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही थी ऐसे, लेकिन एक के वजह से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही थी, तो दूसरे के वजह से भी 4 मिलेगी, तो उसको मैं इससे ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो देखो कि एक रिंग में से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, तो मैं 2 रिंग को रखूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करूँ, मान लो कि ये पॉइंट 1, ओके, फिर ऐसे ये क्या होगी, बेंड होके क्लोज लूप बनाएगी, ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कि पॉइंट 1 के ऊपर मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि पहले जब एक ही रिंग था तब सिर्फ 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमने सपोज किया कि 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी। जब 2 रिंग रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नंबर ऑफ बढ़ जाएगी। ओके, तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टर्न्स बढ़ने से इंक्रीज हो रही है, ऐसा हमने यहाँ पे विजुलाइज किया। ओके, ऑब्जर्वेशन किया। तो देखो कि एक रिंग था, मान लो कि ये एक रिंग थी, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ 2 टेस्ला थी, फिर यहाँ पे दूसरा रिंग रखा तो कुछ 4 टेस्ला हुई है, तो 6 टेस्ला हुई। ऐसे हम नंबर ऑफ 2 3 4 5 6 ऐसे टर्न्स बढ़ाते जाए, ऐसे रिंग की वैल्यू बढ़ाते जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी बढ़ती जाएगी। तो सोलेनॉइड में क्या होता है स्टूडेंट? सोलेनॉइड में भी ऐसे ही नंबर ऑफ रिंग ही तो है। ओके, काफ़ी सारे n नंबर ऑफ रिंग होती है, तो उसके वजह से मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी, पैरेलल मिलेगी। तो क्वेश्चन होना चाहिए स्टूडेंट आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 3 के ऊपर क्या हो रहा है। तो मैं उसका डायग्राम अलग से यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो 2 और 3 वाले रीजन पे क्या होता है, तो देखो ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी है, तो क्या क्लॉकवाइज ही है, इसमें भी क्लॉकवाइज ही है। तो डॉट दिखाया है करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे एक ही डायग्राम है, उसको थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी देखो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कुछ इस तरह से पास हो रही है। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये 1 2 3 हुआ, और ये। ओके, और इसको डॉट थोड़ा छोटा रखते हैं। यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे होगी, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे। ओके, जो क्लोज लूप बनाता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, चलो ऐसे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये आपको मैं एरो से दिखा देता हूँ। ये एरो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि करंट है वो एंड क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है, इसलिए ये जो आपका डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और यहाँ पे ऐसे जाके अंदर की तरफ आ रहा है। तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और एक यहाँ पे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ पे इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है रिजल्टेंट वो 0 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है। ओके, और ये
मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में एंटर हो रहा है, ये बाहर आ रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब में ये वाले जो आउटसाइड में सोलेनोइड मतलब 2 टर्न्स के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, लेकिन बाजू वाला जो रीजन होगा उसके बाहर वाला, ओके, कोइल के बाहर वाला जो रीजन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अंदर तो जैसे जैसे टर्न्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, लेकिन बाहर वाला रीजन है वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल करे एक दूसरे को, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब वीक हो जाएगी। क्लियर? तो सोलेनोइड बनाने का नीड ये था कि जब हमें मोर मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मोर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो टर्न्स को बढ़ाते जाओ। क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया कि सिंगल टर्न्स होगा, सिंगल कोइल होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन सपोज करो कि 4 थी, 2 कोइल रखे, 2 रिंग रखे, तो उसमें 4 × 4 कितना, 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे और ज़्यादा करते जाए तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मतलब मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सोलेनोइड बनाया गया है। सोलेनोइड के अंदर क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो उस केस में क्या होगा, उसमें से करंट पास होगा सभी कोइल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, तो मोर और या तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि ये दोनों कोइल अलग अलग नहीं हो, दोनों कोइल के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो सेम होना चाहिए। सेम तभी होगा जब अंदर से ऐसे इंटरकनेक्ट होंगे तब, क्योंकि देखो कि यहाँ पे करंट अलग होगा, यहाँ पे करंट अलग होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड 0 तभी होगा जब दोनों के अंदर करंट सेम जाएगा, ये चीज़ भी याद रखना है। ओके, अभी सोलेनोइड बनाना है तो हमें रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करें? तो सोलेनोइड बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो, एक होलो सिलेंडर ले लो, ओके, इंसुलेटिंग सिलेंडर, ऐसा आप दिखा सकते हो, ये होलो सिलेंडर, जिसके ऊपर आपको वायर को वाउंड करना है। ओके, कंडक्टिंग वायर को वाउंड करना है इससे, ये कंडक्टिंग वायर को से वाउंड करना है। क्लियर? अभी एक वायर देखो, ये पीछे वाला वायर होगा, ये वायर को कंटिन्यूस इसमें करंट फ्लो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी सप्लाई लगाना पड़ेगा। ओके, ये एक वायर यहाँ से ऐसा आएगा। अभी देखो कि ये करंट अंदर इंटर हो, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, तो करंट देखो कहाँ से जा रहा है, ये पीछे से जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे करंट आएगा, इससे बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, यहाँ पे बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ से इससे वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक यहाँ पे देखोगे करंट इस तरफ है, तो हमें करंट के डायरेक्शन में फिंगर को बेंड करना है। ये करंट के डायरेक्शन में फिंगर को बेंड करूँगा तो थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की लाइन देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से आपको मिल रही है यहाँ पे। ओके, ऐसे पैरेलली आगे जाके वो बेंड भी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो डॉट से। ओके, उसको सर्कल में से दिखा सकते हो कि यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ एंटर हो रहा है। ये क्रॉस और डॉट जो दिखा रहा हूँ उससे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो ये रही है आपकी। ओके, क्लियर? ये आपकी बैटरी है। क्लियर? तो ये डायग्राम नोट कर लो, इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो और समझाने के लिए ये वाला डायग्राम भी या तो ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। समझने के लिए ये सब डायग्राम ड्रॉ करके रखना और ये थोड़ा जो मैंने सोलेनोइड के बारे में बताया वो लिख के रखो। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि जो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, वो हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम जो बोर्ड पे दिख रहे हैं वो नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हम डिराइव करेंगे सोलेनोइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो। कि स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ये डायग्राम है सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू का। कि मान लो कि आपके पास ये आपके पास सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, तो उसको सोलेनोइड को आप ऐसे वर्टिकली कट करोगे ऐसे, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, ये सोलेनोइड था, उसका वर्टिकल हमने क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते थे कि जो हमने सोलेनोइड ड्रॉ किया था इनिशियल में कुछ इस तरह से था, ये आपका सोलेनोइड। ओके, जिसमें ये वायर, ओके, और ये पीछे वाला वायर जिसको बैटरी से कनेक्ट किया था ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो करंट है
ये वाले सेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा था, ये डॉट से दिखा रहे थे, और ये वाले सेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, तो सिमिलर ये देखो डॉट मतलब करंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ यहाँ पे आ रहा है ऊपर वाले सेक्शन में। ओके, यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो डॉट दिखाए हैं करंट के लिए दिखाए कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, क्योंकि आप ये सपोज करो सोलेनोइड, तो सोलेनोइड में करंट ऐसे बाहर की, आप यहाँ से व्यू, आपका व्यू ये है। ओके, आप यहाँ से देखोगे तो करंट ऐसे आते हुए दिखेगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाले पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ। तो हमने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में यहाँ पे जो डॉट दिखा है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं है, ये क्रॉस और डॉट है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और यहाँ पे अंदर की तरफ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलली अंदर मिल रहा है आपको। ये जो लाइंस ड्रॉ की है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना कि कितना होगा सोलेनोइड की वजह से। तो स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा, तो मैंने एक एम्पियर सर्किटल लॉ बोला था, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ से यहाँ पे आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए आपको क्लोज लूप लेना कंपलसरी है। ओके, नेसेसरी है। तो क्लोज लूप कैसे बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आपके पास, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है सोलेनोइड की वजह से, तो आपको क्लोज लूप लेना है। क्लोज लूप आप बाहर अंदर कोई भी जगह ले सकते हो, लेकिन हाफ पार्ट अंदर रहना चाहिए, हाफ पार्ट बाहर रहना चाहिए। तो क्लोज लूप मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसा सर्कल के फॉर्म में ले लूँ ऐसा, तो क्या होगा। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपको क्लोज लूप गिवन है वो क्लोज लूप ऐसे डॉट के फॉर्म में दिया, सॉरी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, एम्पीरियन लूप जो क्लोज लूप है, क्योंकि हमें यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनोइड के लिए। ओके, तो मैं सर्कल क्यों नहीं लिया, अभी आगे वाले क्वेश्चन में तो सर हमने क्या लिया था, तो कि सर्कल लिए थे। ओके, स्पिरिकल लिए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ के जो क्लोज लूप था वो तो सर्क्यूलर था। ओके, तो यहाँ पे क्यों स्क्वायर लिया गया। तो स्टूडेंट देखो कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसमें फॉर्मूला था क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू समेशन म्यू नॉट इंटू समेशन आई। तो ये बी डॉट डी एल, इसमें बी डी एल जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो कोस थीटा आएगा, एंगल आएगा कुछ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि मैं सर्कल के फॉर्म में लूँ तो फील्ड और ये जो अपने पास क्लोज लूप है उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो तो डिफरेंट बनेगा। ओके, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट एंगल होगा, तो वो एंगल फाइंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम डिफरेंट एंगल मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए आपको इजी वे में फाइंड करना हो तो आपको स्क्वायर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बी डी एल कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमें, और थीटा डिफरेंट होगा तो डिफ़िकल्ट आएगा आपको कैलकुलेट करने के अंदर। इसलिए आपको यहाँ पे जो मैग्नेटिक जो स्क्वायर इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर आप इजीली एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सोलेनोइड के लिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड आप इजीली निकालने के लिए ये जो क्लोज लूप लिया जिसको आप बोलते हो एम्पीरियन लूप। ओके, तो एम्पीरियन लूप आपको स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। नेसेसरी नहीं है कि स्क्वायर ही होगा, सॉरी सर्कल ही होगा। ओके, कोई भी शेप आप ले सकते हो। आपको इजी वे में निकालना हो तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। आप सर्कल भी ले सकते हो लेकिन डिफरेंट एंगल आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिया गया है। ओके, चलो इस स्क्वायर का हम लेबलिंग कर देते हैं। ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, अभी कंसिडर करके तो जो लेंथ है वो लेंथ आपका मान लो कि एल जितना है ये लेंथ। ओके, क्लियर, ये जो लेंथ है वो एल जितना है। टेक्स्ट बुक में एच भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, एक्स भी लिया होगा या तो ए भी लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर की लेंथ है वो एल ली हुई है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। किसके लिए, तो ये पूरे क्लोज लूप के लिए। ओके, इसमें हाफ पार्ट देखो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सोलेनोइड के अंदर है, हाफ पोर्शन है वो मैग्नेटिक सोलेनोइड के बाहर है। ओके, और सोलेनोइड के बाहर जो है वो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, वो हमें पता है। ओके, अभी मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन आई। ये फॉर्मूला था एम्पियर सर्किटल लॉ, हमें आगे पढ़ा था हमने। अभी इसमें
मुझे समय समय बाद में निकालते कि करंट कितना होगा, इसमें नेट करंट कितना होगा सोलेनोइड के अंदर जो पास हो रहा है, यहाँ से जो करंट आई जा रहा है वो कितना है, आई नेट कितना है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। समय समय मतलब जितना भी करंट पास हो रहा है सोलेनोइड से वो। अभी पहले हमें ये लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। ये जो बी डॉट डी एल है ना स्टूडेंट, ये जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल है उसको लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं। नॉर्मली हम स्क्वायर लेते थे तो उसका जो लाइन इंटीग्रेशन में बी तो कांस्टेंट रहता है, डी एल का इंटीग्रेशन करके हमने निकाला था कितना 2 पाया निकालते थे सर्कल के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग आएगा, यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट आपको लेने पड़ेंगे। डी एल मतलब छोटा सा एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट। ये ए बी अलग पोर्शन है, फिर बी सी अलग पार्ट है, सी डी अलग पार्ट है, डी ए अलग पार्ट है। तो आपको अलग अलग लेंथ के ऊपर लाइन इंटीग्रल लेने पड़ेंगे। इतने के लिए लाइन इंटीग्रल, फिर इतने के लिए लाइन इंटीग्रल, फिर इतने के लिए, क्योंकि बी डॉट डी एल उसमें डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कोस थीटा आएगा। तो उसके वजह से डिफरेंट इंटीग्रल अलग, मतलब डिफरेंट ब्रांच का इंटीग्रल अलग अलग आएगा यहाँ पे। ओके, इसलिए आपको इंडिविजुअल ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का आपको लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा। डी एल मतलब ये वाले पार्ट, इसके ऊपर का छोटा सा मतलब एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट। ओके, तो चलो यहाँ पे ये वाला हम पोर्शन निकाल दें। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, तो बी डॉट डी एल में पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे ए टू बी, ओके, बी डी एल कॉस थीटा, मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया यहाँ पे। फिर प्लस कहाँ से कहाँ, बी टू सी, तो यहाँ पे बी टू सी बी डी एल कॉस थीटा प्लस सी टू डी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सी टू डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, डी टू ए, तो यहाँ पे डी से ए का इंटीग्रेशन और बी डी एल कॉस थीटा। अभी स्टूडेंट देखो कि यहाँ पे डी एल एलिमेंट और फील्ड भी इस तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ और डी एल भी इस तरफ, तो थीटा कितना बनेगा 0। तो ये फर्स्ट ए टू बी में बी और डी एल के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये लूप का मतलब क्लोज लूप का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसमें आप सिंगल ब्रांच का कर रहे हो यहाँ पे। तो ए टू बी, थोड़ा नीचे लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल बी डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी बी डी एल कॉस 0, ओके, प्लस बी टू सी बी डी एल कॉस कितना होगा, बी टू सी में ये डी एल एलिमेंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो एंगल 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। देखो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। ओके, एलिमेंट आप 180 या तो लेंथ एलिमेंट आप 180 भी ले सकते हो यहाँ पे। ओके, डी एल और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इसलिए 180, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ही नहीं इस वाले रीजन पे, तो आप डायरेक्टली बी डी एल ही लिख सकते हो, एंगल नहीं लिखो तो भी चलेगा। ओके, प्लस यहाँ पे लिख दो, प्लस आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे बी डी एल डी टू ए के लिए है, ये डी टू ए के लिए कॉस 90, इसमें भी 90, ये लेंथ एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। ओके, अभी cos 0 आपको पता है, cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 90 कितना होगा, तो कि 0। तो ये वाले पार्ट, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ आपको यही मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू ए टू बी बी डी एल इंटू 1। क्लियर? उसके सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, बी आपका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में तो पैरेलली और वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो करंट पे डिपेंड करेगा। ओके, और ये ए टू बी इंटीग्रेशन डी एल का करोगे तो इंटीग्रेशन डी एल का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा डी एल का एल। ओके, ए टू बी आप इंटीग्रेशन करोगे डी एल का तो वो क्या आएगा, एल आएगा। अभी स्टूडेंट आपको
बी डी एल की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे समेशन आई इक्वल्स टू आप ले लो, समेशन आई मतलब नेट जो करंट है वो आई नेट आप ले लेते हो, और आई नेट इक्वल्स टू मान लो कि एन टन्स में से करंट पास हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, तो कि एन है, और एन में से जो करंट पास हो रहा है वो आप लिख सकते हो, एक में से जो आएगा तो उसको आप क्या लिखोगे, 1 टन्स में से करंट जाएगा तो आई है, एन टन में से होगा तो कितना, तो आप लिख सकते हो ना आई नेट इक्वल्स टू एन आई। ओके, ये आई नेट कितना होगा, एन टन में से कितना होगा, तो वो आपको फाइंड करना होता है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, तो वो कितना आएगा आपका एन आई जितना आएगा। ओके, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अभी ये वैल्यू पुट कर दो, ये आपका नंबर दे दो 2, इसको 3, तो इक्वेशन 2, 3 और 1 के ऊपर से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट बी एल इक्वल्स टू, यहाँ पे आई की समेशन आई की वैल्यू और म्यू नॉट तो था ही, मतलब म्यू नॉट एन आई, ये आपके पास फॉर्मूला बना। चलो आपको बी निकालना है, तो बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई बाई एल, एल डिनोमीटर में जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये वाला जो चीज़ है मतलब में एन बाई एल ये क्या होता है, तो क्या पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टन्स है उसको नंबर डेंसिटी के टर्म में आप लिख सकते हो स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, तो क्या पर यूनिट लेंथ के अंदर जो टन्स है उसको ही हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन बाई एल को रिप्लेस कर दोगे तो बी इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई। ओके, ये आपका सोलेनॉइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला बना। ओके, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर यूजफुल होगा। एग्जाम्पल्स में भी कुछ न्यूमेरिकल से आप खुद से ट्राई करोगे, उसमें आपको एन दिया होगा, टन्स दिए होंगे और लेंथ भी दिया होगा सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का लेंथ मतलब ये जो है ये आपको कैपिटल एल गिवन होगा और इसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ टन्स स्मॉल एन गिवन होते हैं। ओके, उसके ऊपर से आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। म्यू नॉट भी गिवन होता है, करंट भी दिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड दिया होता है, म्यू नॉट भी पता है आपको, एन कैपिटल एन दिया और स्मॉल एल दिया, आपको आई निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इजी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। ओके, लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड की लेंथ के कंपेयर में इसका जो रेडियस होता है, ये रेडियस वो कम होगा, नेग्लेजिबल होगा, मतलब छोटा होगा। उस केस में आपको इस सोलेनॉइड को क्या बोलेगा, आप लॉन्ग सोलेनॉइड बोलोगे। ओके, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी बोल सकते हो। ओके, बड़ा सोलेनॉइड बोल सकते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। जो फाइनाइट सोलेनॉइड है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डेरिवेशन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, वो कॉम्पिटिटिव सेक्शन में आएगा तब हम उसका डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो। ओके, सोलेनॉइड क्या होता है हमने वो डिस्कस किया। हमने सोलेनॉइड की वजह से क्या कर सकते हैं, तो कि सोलेनॉइड एक ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन है जिसके वजह से हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम, तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ हम करते हैं एमआरआई सीटी स्कैन के अंदर। ओके, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे करंट पास करवा के ऐसी कोयल बनाई जाती है, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है उसमें कोयल्स होते हैं, उसमें से करंट पास करवा के वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है और उसका यूज़ वहाँ पे एमआरआई सीटी स्कैन के अंदर होता है। ओके, तो सोलेनॉइड का हमें यूजेस भी पता चल गए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी पता चल गया। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के अंदर विजुलाइज करना पड़ेगा, तभी आपको फिजिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो विजुअलाइजेशन के साथ। ओके, आई होप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम सोलेनॉइड के बाद टोरॉइड का डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।